हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हेयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो बीएड सेकेंड ईयर का है, जिसमें 2021 जो ये बीएड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का है और इसका कोर्स कोड है 401। एंड इस वीडियो में हम मानसिक मंदता के क्या कारण हैं, मानसिक मंदता बालकों का वर्गीकरण करते हुए बताएं कि आप उन्हें कैसे शिक्षित करेंगे। दैट मीन्स व्हाट आर द काउजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, क्लासीफाई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड हाउ विल यू टीच दिस चिल्ड्रन। इसको डिस्कस करेंगे। आई नो ये जो नोट्स है वो हमने खुद से नहीं लिखा है, बट एक छोटी सी ट्राई है कि आपको समझा सकूं। जस्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ बीएड सेकेंड ईयर, इन फाइनल ईयर में हूँ मैं आईएमटी यूनिवर्सिटी की। सो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जैसे हम समझ पा रहे हैं और आपको भी वैसे ही अच्छे से समझा पाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मानसिक मंदता के कारण, काउजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, कि क्या क्या कारण है कि कोई बच्चा मानसिक रूप से मंदता होता है, मतलब उसका मेंटल पावर उतना अच्छा नहीं होता है। तो यह स्पष्ट है कि मानसिक मंदता एक ऐसा जटिल प्रत्यय है जिसकी व्याख्या अनेक कारकों द्वारा संभव है। मानसिक दृष्टि से मंदित बालकों का समूह सजातीय ना होकर विजातीय होता है, इसलिए अलग अलग उप समूहों द्वारा मंदता के कारण का निदान किया गया है। हम सब जानते हैं कि जो मानसिक मंदता है एक बहुत ही जटिल प्रत्यय है। मतलब कोई भी अगर बच्चा जो है वो मान लीजिए मेंटली डिस्टर्ब है, तो हम उनको देख करके आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि वो एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। उनका जो ग्रुप होता है वो सिमिलर नहीं होता। टेड्रगोल्ड ने मानसिक मंदता को दो वर्गों में विभाजित किया है। उन्होंने मानसिक मंदता को दो भाग में बांटा है। पहला जो है प्रसवपूर्वकालिक कारण, जो जन्मजात होती है। द्वितीय प्रसवोत्तरकालिक कारण, जो बाह्य कारकों अथवा बीमारी या अन्य परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। मतलब जो टेड्रगोल्ड है, उन्होंने जो मानसिक मंदता है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में उन्होंने बताया प्रसवपूर्वकालिक कारण। इसका मतलब है जब प्रेगनेंसी से पहले, जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है, तो जब वो अपने मम्मा के पेट में होता है उसी समय उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जन्म से पूर्व पैदा होना, अर्थात 7 महीने का बालक, या फिर जन्म पूर्व गर्भ के रोग जैसे पोलियो, किसी ग्रंथि में विकास आदि कारण परिपक्व शिशु पैदा होते हैं। मतलब वैसे बच्चे मानसिक रूप से मंदित हो जाते हैं जो पहले से ही गर्भ में उनको कोई बीमारी हो गई हो, या फिर जब जैसे जो नॉर्मल डिलीवरी टाइम होता है वो 9 मंथ्स का होता है और वो 7 महीने में ही हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो 7 महीने में हो जाते हैं वो ज़्यादातर चांसेस ये नहीं है कि वो मेंटली रिटार्डेड ही हों, लेकिन कुछ परसेंट चांसेस ऐसे भी होते हैं कि वो मेंटली रिटार्डेड हो, क्योंकि उनका जो पूरा विकास जो 9 महीने में होना होता है वो नहीं हो पाता। और दूसरा है प्रसवोत्तरकालिक कारण, मतलब जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई बच्चा मानसिक मंदित हो जाता है। जैसे इसमें जन्म के समय मस्तिष्क में सूजन आना, जब बच्चों का जन्म होता है तो मस्तिष्क में सूजन आ जाती है या मस्तिष्क पर चोट लग जाती है। इसमें कभी मस्तिष्क कैंसर हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है, तो या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इन सब के वजह से भी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो मानसिक मंदित हो जाते हैं। तो हमने यहाँ दो कारण को देखा टेड्रगोल्ड के अनुसार, एक जन्म से पहले के कारण प्रसवपूर्वकालिक कारण, दूसरा प्रसव उत्तरकालिक कारण, मतलब जन्म के बाद के कारण। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो, और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, हम थोड़ा और अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मानसिक मंदित बालकों की पहचान एवं वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इसे डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट वाइज यहाँ बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है, अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर इनकी पहचान कर सकते हैं। मतलब कि जो मानसिक मंदित बालक है हम उनको कैसे पहचानेंगे कि वो मानसिक मंदित है, मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कैसे पहचानेंगे और हम उसे कैसे अलग करेंगे। तो पहला ये है कि अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर इनकी पहचान कर सकते हैं। यानी जो टीचर है वो टीचिंग प्रोसेस के माध्यम से ये जान सकता है कि बच्चा जो है उसका माइंड कितना काम कर रहा है या कितना नहीं कर रहा है।
ऐसे बालक प्रायः शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और उनका जो शारीरिक रूप भी होता है वो अयोग्य होता है, मतलब वो अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, मतलब वो अपने संवेग पर बैलेंस नहीं बना पाते हैं, वो किसी भी चीज़ को अच्छे से सोच नहीं सकते हैं, कभी भी कैसा भी व्यवहार कर देते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ, वो बच्चा मानसिक रूप से मंदित है। बुद्धि लब्धि द्वारा भी पहचान की जा सकती है। आईक्यू भी, बुद्धि लब्धि दैट मीन्स आईक्यू भी टेस्ट किया जा सकता है। और आईक्यू के द्वारा जो पहचान होती है ना, वो बहुत हद तक एक्यूरेट होती है। शैक्षिक तथा शारीरिक आलेख पत्र भी सहायक हो सकते हैं, मतलब उसने उनके जो रिकॉर्ड है, एक बच्चे का जो रिकॉर्ड है, उससे भी ये पता किया जा सकता है कि जो बच्चा है उसका कैसा डेवलपमेंट रहा, डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को भी देख करके उसके बारे में ये लगाया जा सकता है कि वो बच्चा मानसिक मंदित है या नहीं। 6 पॉइंट है केस स्टडी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी भी बच्चा, मान लीजिए एक बच्चा पूरे साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसका केस स्टडी हम करते हैं, जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें उसकी पूरी केस स्टडी रहती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा कैसा है या कैसा नहीं है। कुछ माध्यम में इसे बांटा गया है। कैसे इसको वर्गीकरण करेंगे? 3 भाग में वर्गीकरण किया गया है। जैसे शैक्षिक शिक्षण, मतलब ऐसे बालक जो होते हैं वो सूक्ष्म चिंतन के योग्य नहीं होते, मतलब ऐसे बालक जो हैं वो ज़्यादा कुछ अच्छे से सोच नहीं पाते, उनकी शैक्षिक क्षमता जो होती है वो बहुत ही नीचे होती है। अब समाज में वो कैसा व्यवहार करते हैं? समाज में वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि जो उनका संवेग होता है वो खुद स्थिर नहीं होता, वो खुद अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते, कब क्या करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो ऐसा कर ही नहीं पाते। शैक्षिक क्षमता से वो व्यक्तिगत व सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पाते, मतलब उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को लेके या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी वो अच्छे से नहीं कर पाते। अब है व्यवहारिक लक्षण, कि उनके व्यवहारिक लक्षण क्या है? अधिगम की क्षमता कम होती है, मतलब वो सीख नहीं पाते हैं। संवेगात्मक दोष होता है, संवेदनात्मक दोष होता है, मतलब वो किसी की संवेदना को नहीं समझ पाते, किसी की फीलिंग को नहीं समझ पाते कभी भी कैसा भी व्यवहार कर देते हैं। तो अब हम मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा, मतलब ऐसे बच्चे जो हैं, अब हम उनको शिक्षित कैसे करेंगे? अब कोई बच्चा मानसिक रूप से मंदित हो गया है तो उसे ये नहीं कि हम पूरी तरीके से छोड़ दें, उन पर ध्यान नहीं दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव है, समावेशी, सबको समान रूप से पढ़ाना है और सबके साथ रखना है। तो इसलिए कुछ प्रैक्टिसेस किए गए हैं जिसके द्वारा हम ऐसे बालकों को क्या कर सकते हैं? शिक्षित कर सकते हैं। तो अब हम मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा, दैट मीन्स एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ओलिवर पी कोलिस्टो 1920 ने मानसिक मंदित बालकों के लिए अधिगम कार्यकरित करने हेतु कुछ विशेष सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। मतलब ये जो है उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हैं, कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ नियम बताए हैं जो डिस्कस किए गए हैं। तो पहला हमारा ये है कि अधिगम कार्य जटिल नहीं होना चाहिए, मतलब मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए जो भी लर्निंग का काम हो रहा है, जो भी हम उनको कंटेंट देने वाले हैं, वो बहुत ही इजी होना चाहिए। नवीन अधिगम कार्यों में कम से कम तत्वों का समावेश होना आवश्यक है और इनमें से अधिकांश तत्व परिचित होने चाहिए। मतलब हम ऐसे तत्वों को चूज़ करेंगे जो वैसे बच्चे उससे फैमिलियर है, मतलब उस शब्द को जानते हैं, वैसी पढ़ाई उनको पढ़ाएंगे जो उसको हल्के बोल को वो जानते हैं। अधिगम कार्य छोटा होना चाहिए जिससे बालक उनकी उपेक्षा ना कर सके, मतलब इन बच्चों के लिए हम जो भी अधिगम कार्य बना रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। और इतना मतलब लिमिटेड इसलिए होना चाहिए कि वो आसानी से उसे थोड़े से में करके सही रहे, क्योंकि वो तो मेंटल रूप से सही होते नहीं हैं, तो इसलिए उनका जो अधिगम कार्य है वो छोटा ही होना चाहिए। अधिगम कार्य में निहित सोपानों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है, मतलब उनका जो भी सिलेबस है, जो भी आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं उनको आप लाइन वाइज पढ़ाइए, मतलब एक 1 नंबर के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसा होना चाहिए, यानी कि 1 के बाद 4, 5, 2, 3 ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो बच्चे गलती कर सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को प्रत्येक प्रयास पर सफलता का अनुभव कराना अथवा अपेक्षित है, जिससे उसकी रुचि व भी प्रेरणा बनी रहे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे अच्छे नहीं करते तो हम उन्हें डांट लगा देते हैं, लेकिन उस जगह पे अगर हम उनको और अच्छे से इनकरेज करें तो वो काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें करना है कि इन बच्चों के साथ भी हमें उनको इनकरेज करना है, जिससे कि वो काम को अच्छा कर सके। प्रत्येक पाठ के अधिगम की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, यानी जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हैं
वो उसका जो आप अरेंजमेंट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप बच्चों को खेल खेल में सिखाएं। अधिगम कार्य को बालक के दैनिक पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं, समस्याओं तथा परिस्थितियों के स्वाभाविक रूप से संबंधित कार्य होने चाहिए। जो कुछ भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो अपना डेली लाइफ में उन सब चीज़ों को देख रहे हैं, वो उनके आसपास के पर्यावरण में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। मतलब ऑल इन ऑल ये है कि हम इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो उनके आसपास से संबंधित है, वो उन सब चीज़ से फैमिलियर हो, उन शब्दों का यूज़ करे, उन चीज़ों का यूज़ करे जो उनके आसपास में पाई जाती हो। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो और मेरी ये जो छोटी सी कोशिश है आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, आपने अगर जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे कर सकते हो। और ऐसे ही हम बीएड रिलेटेड नोट्स शेयर करते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं। इवन हम 6 to 10th के क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। इफ़ यू वांट दोज टाइप्स ऑफ वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी, that is Namrata Jaiswal. Thank you.